बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल इसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, हर स्टेप को साथ साथ देखते रहना है। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई जो है ना वो कर सकता है। अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो हमारे पास ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से एक फॉर्म मिल जाएगा। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि अगर आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लग जाती है तो वो जस्ट आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है जस्ट एक सेमेस्टर की वही माफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में F ग्रेड आया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस सेमेस्टर का जो भी रिज़ल्ट आया था आपको, उसमें अगर आपका F ग्रेड आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी CGPA जो है वो 2.4 से कम है, ठीक है, 2.4 से कम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको ये फॉर्म शो नहीं होगा और आपको बताएंगे कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये स्टूडेंट वो हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर वो कोई ऐसा स्टूडेंट कोई अदर से कोई स्कॉलरशिप ले रहा है तो हो सकता है उसको भी फॉर्म जो है ना वो शो ना हो, ना वो भी अप्लाई कर सकता हो, ठीक है। तो ये होगा वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा अगर आपका F ग्रेड नहीं आया है, आपकी 2.5 से अबव CGPA और आप समझते हैं कि आप नीड बेस के लिए एलिजिबल हैं तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब अप्लाई किस तरह से करना है उसके लिए हम अपने LMS पे आएंगे। LMS पे आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट सर्विसेज होता है यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया हुआ होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का अकाउंट्स के ऑप्शन में है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा एक फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप जब यहाँ फॉर्म शुरू होगा यहीं से आपने अप्लाई करना है। जस्ट 2 मिनट लगते हैं। अगर आप ने अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हो, साथ विंडो में आप इसको ओपन करो अपने LMS को और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ करते जाओ, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं इसमें आपने क्या करना है कि आपको उन्होंने पूछा है कि आप सेल्फ सपोर्टेड हो या फैमिली सपोर्टेड हो, ठीक है। अगर तो आप सेल्फ सपोर्टेड हो तो आपने सेल्फ सपोर्ट पे क्लिक करना है और अगर आप फैमिली सपोर्टेड हो तो आपने फैमिली सपोर्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, अब अगर फैमिली सपोर्टेड है मोस्टली तो हम फैमिली सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने फैमिली सपोर्ट पे क्लिक किया है तो आगे फैमिली सपोर्ट का जो है ना वो पूरा खुल आया है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा सपोर्टेड बाय, कौन सपोर्ट कर रहा है, फादर या गार्डियन। गार्डियन में आपकी मदर भी आ सकती है। अगर आपका फादर नहीं है किसी का तो वो गार्डियन सेलेक्ट करेगा। गार्डियन में यहाँ पे उसका नेम यानी अपनी मदर का नेम लिख देगा, सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जिसका भी आप यहाँ पे नेम लिखोगे उस ही का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो है CNIC नंबर जो होता है शनाख्ती कार्ड नंबर वो आपने लिखना है। उसके बाद अगर उसकी जो जॉब टाइप है, लाइक आपका जो फैमिली सपोर्टेड है जो आपका फादर है उसकी क्या जॉब है, वो क्या करते हैं, ठीक है। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई जॉब करते हैं, बिज़नेस है तो ठीक है बिज़नेस लिख दें। अगर कोई जॉब करते हैं तो जॉब कर दें। और अगर अदर के अलावा यानी जॉब भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कोई और काम करते हैं तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिसिटी उनकी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो NTN होता है ये होता है नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। ये जस्ट बिजनेसमैन ही को मेरे ख्याल से मिलता है, मतलब जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो तो वो टैक्स नंबर एक दिया जाता है उनको। तो आई थिंक उनको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके लिए ये मेरे ख्याल से बिज़नेस में आएगा। लेकिन अगर आपका नहीं है तो सिंपल यहाँ पे क्या आपने करना है कि NA लिख देना है। NA कैसे लिखना है, N&A, ठीक है। N&C लिखिए गया, N&A लिखना है। इस तरह से आप लिख सकते हो कि ना कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपकी जो बिज़नेस कंपनी इन्फॉर्मेशन है यानी ये वही है जो आपके फादर है जो उनकी बिज़नेस या कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आप अदर करते हो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि अदर, ठीक है, आपकी जॉब टाइप जो अदर है वो जो जॉब टाइप जो भी है जो करते हैं वो यहाँ पे आपने लिख देना है। कहाँ पे करते हैं वो आपने लिख देना है। अगर आपके घर में ही करते हैं, घर पे शॉप वगैरह कोई छोटी सी है तो आप उसी अपने घर का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना अगर है तो। फ़ोन नंबर वो जो लैंडलाइन नंबर होता है, मोबाइल नंबर जैसे सिंपली इस तरह का नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल है तो दे देनी है। डिजिग्नेशन जो होती है ये भी होती है कि कहाँ पर है, ठीक है, तो वो आपने दे देना है। इसको नहीं है तो NA कर दें, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपके पास है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, कितने टाइम से वर्क कर रहे हैं जो आपके फादर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ईयर लिख देना है, कितना ड्यूरेशन है वो लिख देना है। और एनुअल इनकम कितनी है वो आपने लिखनी है, ऑनेस्टली करके लिखिएगा।
जो आपकी बनती है, जो ज़्यादा लिखने का भी फ़ायदा नहीं होने वाला और कम लिखने का भी फ़ायदा नहीं होने वाला, मतलब मोस्टली जो सही बनती होगी आपके हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेट करके उसके हिसाब से लिख देना है। उसके बाद हाउस आपका जो है वो किस टाइप का है, आपने रेंट लिया हुआ है या आपका अपना है, मोस्टली अपना है तो अपना लिख दीजिएगा और अपने हाउस का एड्रेस लिख दीजिएगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपका जो मार्शल स्टेटस है वो क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात हो रही है यहाँ पर जो है ना, आपके मार्शल स्टेटस जो है ना वो आपकी बात हो रही है, तो आपने इनको लिख लेना जो भी मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद है कि डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग यू, यानी आपके अलावा कौन कौन डिपेंडेंट हैं आपकी फैमिली में जो है। तो यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप उनका नेम लिखें, यहाँ पे अपना रिलेशनशिप सेलेक्ट करें जो भी है जिस पे आप मतलब आपकी फैमिली उसको भी सपोर्ट कर रही है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। उसकी एज कितनी है, उसका स्टेटस मार्शल, स्टडीड, अर्निंग है या जो भी स्टडिंग है। तो यहाँ पे जो आप नेक्स्ट देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको फ़ीस और इनकम का जो नज़र आ रहा है, ये इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप जब इधर से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, अगर वो स्टडिंग कर रहा है यहाँ से स्टडिंग है तो फीस आएगी और अर्निंग है तो इनकम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ है। उसके बाद जनाब आपका नेक्स्ट चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपके मतलब ज़्यादा है बाय तो आप यहाँ पे जो है ना वो ऐड न्यू रो और रिमूव रो का भी ऑप्शन है आपके पास, तो आप कर सकते हो। ऐड न्यू रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक न्यू रो आ जाएगी आपके 2-3 छोटे बहन भाई हैं तो आप न्यू रो करके उतने कर सकते हो, या रिमूव रो करके उनको रिमूव कर सकते हो जैसे आपको सही लगता है। लेकिन जितने हैं सारे लिखने क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनुअल एक्सपेंडिचर, ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, ठीक है। एनुअल एक्सपेंडिचर में आपके पास जो है ना वो आपको यूटिलिटीज़ है, ठीक है, यानी घर का जो सौदा सामान वगैरह होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपके पास ये एजुकेशन, लिविंग एंड ये एक और है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इनका ना ये जो यूटिलिटीज़ है यहाँ पे जो आप लिखोगे रकम, ये इनसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना यूटिलिटीज़, ये इनको आपने प्लस करना है। यहाँ पे आपने अंदाज़न जो भी आपका खर्चा हो रहा है इन चीज़ों पे वो आपने लिखना है, और इनका जो मजमुआ होगा ना इन तीनों का, वो इस यूटिलिटीज़ के मजमूए से जो है ना वो इस एक यूटिलिटी से कम रखना है आपने, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20,000 है, ठीक है, यहाँ पे भी 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000 है, तो ये कितना बनता है आप कह सकते हो कि 60,000 है। और इधर आपके यूटिलिटीज़ का अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90,000 तक हो जाए तो सही है। मतलब जैसा आपको सही लगता है आपके हिसाब से, आपको पता होगा कि मंथली कितना है तो उसको एनुअल में आपने कन्वर्ट करना है और लिख देना, होनेस्टली लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, अब कॉपी की समझ आ गई, स्कैन कॉपी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई आपने अपना जो अभी मंथ का बिल आया है जो पीछे रिसेंट आया हुआ था या अभी आने वाला है कोई, तो उसको छोड़ दें, जो उससे पहले आया था उसी को ही आपने ले लेना है और उसकी जो स्कैन कॉपी है वो आपने अपलोड करनी। वो कैसे करनी है, वो आप जनाब जो है ना वो कैम स्कैनर यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में, ठीक है। कैम स्कैनर या ऑनलाइन स्कैनर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी आप स्कैनर जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप उसको अपलोड करोगे उसकी कॉपी स्कैन हो जाएगी। यहाँ पे चूज़ फाइल करोगे और उसको चूज़ करके जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इस तरह से करना है। उसके बाद जनाब आपका जो डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत ही ईजी काम है ये वाला जो है। इसमें क्या है, आपके बिल के हिसाब से ही सारी चीज़ें हैं। पहले आपके करंट बिल है, मंथ आपने बताना है कि किस मंथ का, ठीक है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर अभी इस मंथ का आपका बिल नहीं आया है तो इससे जो पहले आया हुआ है वो आपने उसका ही कॉपी अपलोड करनी। उनका मेन मकसद होता है कि बिल चेक करना कि आपके एनुअल में मंथ एनुअली बिल कितना कितना आता है, ठीक है। उसके बाद ईयर जो अभी चल रहा है ये आपने लिखना है, साथ में आपने बिल लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये बिल की अमाउंट है जो आपने लिखते जाना है, ये वाली इसमें अमाउंट लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखते जाइएगा, मैं आपको मिस नहीं करना चाहता कोई भी स्टेप, ताकि आपका कोई भी इशू ना बने बाद में आप ये ना कहें कि आपकी वीडियो से अप्लाई किया और हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। वो भी रीज़न बताऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपकी हिस्ट्री है, आपका करंट बिल है। उसके बाद आपने जो है ना वो उससे पहले जो बिल के ऊपर दिया होता है ना 12 मंथ का दिया हुआ होता है डाटा, ठीक है। वो 12 मंथ का डाटा आपने यहाँ से लिखना है, शुरू करना है मंथ 1 से लेके 12 मंथ तक, और ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से लिखते हो, ठीक है। आपने जैसे ये मंथ 1 है तो आपने आज से साल पहले का जो पहला मंथ बनता था वो आपने सेलेक्ट करना है,
अपने बिल से वो वैसे ही सिलेक्टेड होगा और रेडी, वो जो लिस्ट बनी हुई होती ना उसके ऊपर से ही आपने लिखना स्टार्ट करना, लिखते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मंथ 2 का बिल जो है वो पे नहीं किया तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो आपने ज़ीरो लिखनी है, ठीक है। ये नहीं अपने हिसाब से कैलकुलेशन नहीं निकालनी, जस्ट आपने जो पे की हुई अमाउंट है वही आपने यहाँ ऐसे लिखते जाना है। सेम जैसे है आपके बिल के ऊपर है वैसे ही आपने लिखते जाना है। मैं कोशिश करूँगा कि साथ में स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि जिसमें आपने बिल नहीं पे किया उसमें आप ज़ीरो जो है ना वो जस्ट ज़ीरो लिख दोगे बस। उसके बाद है हमारे पास, आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स, क्या आपने स्कॉलरशिप या असिस्टेंस किसी और सोर्स से ली है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यस अगर ली है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी बताना है कि आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिली या नहीं मिली, ये अभी आपने बताना है। ये नहीं है कि मेरिट बेस मुझे मिली थी, नहीं, अभी जो आपको चल रही जो अभी आपके पास है वो आपने यहाँ पे लिखनी, यस और नो, ठीक है। क्या सोच था, अमाउंट कितनी थी, कौन से ईयर था, अभी जो हो उसमें आपने लिखना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद रेफरेंस की बात आती है। रेफरेंस में आपने टेंशन नहीं लेनी, सिंपल वर्क होता है ये, कोई नहीं उनसे उन्होंने आके पूछना होता कि आपने क्यों रेफरेंस दिया था, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस में आपने नेम लिखना है, जो भी है आपका दोस्त है, ठीक है, उसका आपने नेम लिखना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको किस किस का आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंकल, आंटी, नेफ्यू, कज़न है, रिलेटिव, कज़न है मतलब सारे ही कज़न है तो आपको पता ही है, तो आप दे सकते हो यहाँ से इजीली। स्टूडेंट, टीचर, किसी का भी आप रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। ये है कि उसको बता दीजिएगा कि हमने आपका रेफरेंस दिया, ठीक है। उसके बाद वो सिलेक्ट करके उसके जो जहाँ पे रहता है, ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब कि वो वर्क क्या करता है, डेजिग्नेशन होता है कि वो वर्क क्या करता है वो आपने लिखना है। उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका मेलिंग एड्रेस मतलब कि जो उसका एड्रेस है घर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जनाब उसका मोबाइल और ईमेल। इसी तरह सेम आपने रेफरेंस 2 में भी करना है, जो भी आपका कज़न वगैरह दूसरा है उसका भी नेम, उसकी सारी चीज़ें लिख देनी है और इस तरह आपके 2 रेफरेंस बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि वाई शुड यू बी कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्लीज़ रिप्लाई इन 20 टू 50 कैरेक्टर्स आर लेस, यानी 250 वर्ड्स में आपने क्या करना है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, आपको क्यों ग्रांट किया जाए वो आपने लिखना है। तो होनेस्टली आपने अपनी यहाँ पे अगर आपके फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि फाइनेंशियल जो भी इशू है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको लाजमी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी एक फाइनेंशियल जो है ना वो आप लिख सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि इस तरह ना हो कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस तरह नहीं करना। जस्ट जो वर्बली सेम सही बनता है जिसमें आपकी वो प्रॉब्लम बयान हो रही है वो जस्ट आपने लिख देनी है, ठीक है। और आपने लाजमी लिखना है कि मैं इसको मैं समझता हूँ कि मुझे मिलनी चाहिए, तो इन वजह से मुझे मिलनी चाहिए, तो वो वजह हाथ जो है ना वो आपने लिखनी है 250 कैरेक्टर्स की शक्ल में, 250 वर्ड्स में। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आपने फ़िल कर देना है, ठीक है। और फिल करने के बाद जनाब आपने क्या करना है कि नोट आई यानी यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन भी दी हुई है कि एरर्स और ओमिशन जो है वो एक्सेप्टेड है। व्यू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी एरर्स होगा वो एक्सेप्टेड, मतलब आपको मिले या ना मिले वो अलग बात है, ठीक। उसके बाद है कि स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकती है यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद है कि इस पे आपने सिंपल क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक ऊपर दोबारा शो हो जाएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन पूरी डाल दी और आपकी जो है ना वो सबमिट होगी रिक्वेस्ट, तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो अब बात करते हैं भाई, आपने लाजमी अप्लाई करना है अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद जब इनके अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आपकी मेरिट बेस लगती है तो ये नहीं लगेगी, और अगर ये लगी मतलब कि मेरिट बेस लाजमी लगती है तो ये नहीं लगेगी, ठीक है। एक लगती है या मेरिट बेस या नीड बेस, तो दोनों में से एक लाजमी लगेगी इंशाल्लाह। होप सो गुड। और ये मिड के बाद ही तकरीबन इसका जो है ना वो आएगा कि यार आपकी लग गई है। पिछले सेमेस्टर में भी मिड के बाद एंड टाइम पे जो एंड वाली फ़ीस वाला लास्ट वोचर था उसकी डेट तक ये आया था, ठीक है। एक तो 13 मार्च को था ना, एक उससे पहले था, वो से उस टाइम आया था कि नीड बेस के लिए ये स्टूडेंट एलिजिबल थे, उनकी लगी है, और मेरिट के लिए ये वाले थे, ठीक है। मतलब कि टाइम ले जाते हैं, ये मिड के बाद तक जाता है। और इसमें जस्ट आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है वही माफ़ होती है, जो प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है वो माफ़ नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल की फ़ीस आप कहेंगे ये ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के, और बीटी होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, बायो के हो गए, उनमें बायो प्रैक्टिकल के, तो उनकी प्रैक्टिकल की फ़ीस माफ़ नहीं करते, जो जस्ट ट्यूशन फ़ीस माफ़ करते हैं और एक ही सेमेस्टर की करते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अगेन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो लाजमी अप्लाई करें।
अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो भी अप्लाई करो, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर तो भी अप्लाई करो। अप्लाई वही कर सकता है जिसका एफ़ ग्रेड नहीं आया होगा और 2.5 CGPA जो होगी वो उससे ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं। आई होप आप इन चीज़ों की आपको समझ आई होगी। और हाँ, ये ईज़ी काम है जो कि आप साथ साथ कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरिट बेस के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ और है और वो चीज़ और है, तो उस पे अलग वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। उसके लिए भी अगर आपको चाहिए कोई वीडियो बनाऊँ मैं तो एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।